नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजला की रिपोर्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने यूपी की राजनीति में बड़ा दांव खेलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी और 26 नवंबर को बड़ी रैली के जरिए ताकत दिखाएगी। अठावले ने बसपा पर निशाना साधते हुए उसके पतन की बात कही और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति बताई। महिला आरक्षण बिल पर भी उन्होंने समर्थन जताया और सपा से इसे समर्थन देने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए 2047 तक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। कमेटी है ये 62 जिले में हमने बनाई है और बाकी के जिलों में भी बनाने का प्रयत्न जारी है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है और चाहे किसी भी जाति का आदमी हो जो भारत का नागरिक है, जो भारत के संविधान को मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का आदर करता है, वो उसे हम पार्टी में लेते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी भारत के 28 राज्यों में काम कर रही है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी आरपीआई का यूनिट है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नागालैंड में रिकॉग्नाइज पार्टी है, वो हमारे 2 एमएलए है और मणिपुर में भी हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। 2 राज्यों में आरपीआई को गन्ना किसान एक सिंबल मिला है और अभी 5 राज्यों में जो चुनाव अभी हो रहे हैं उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको गन्ना किसान एक सिंबल दिया था। और रिपब्लिकन पार्टी ने 18 सीट तमिलनाडु में, 4 सीट असम में, 1 सीट केरला में, ऐसी सीट हमने लड़ी है। और वेस्ट बंगाल में रिपब्लिकन पार्टी ने सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया है और तमिलनाडु में भी 18 सीट छोड़कर बाकी की जगह पर इंडिया का हमारा समर्थन था। केरला में भी 1 सीट छोड़कर बाकी की सीटों पर हमारा समर्थन था। तो इसी तरह मतलब आरपीआई अभी 2 राज्यों में अगर पार्टी हमारी रिकॉग्नाइज होती है तो रिपब्लिकन पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल सकता है। और उसके लिए अगर महाराष्ट्र में हमारे 2 एमपी चुनकर आते हैं तो महाराष्ट्र में पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकती है। या छोटे राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में हमारी पार्टी है। तो अगले 5 सालों के अंदर मेरा प्रयत्न ये है कि ऑल इंडिया लेवल की पार्टियां खाली 4 पार्टियां है और उसमें बीजेपी नंबर 1 पर है, 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, 3 नंबर पर आम आदमी पार्टी है और वो बसपा है। बसपा 4 पार्टियां ऑल इंडिया लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टियां है। तो मेरा प्रयत्न अभी ये है कि अभी 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो 5 नंबर पर हमारी पार्टी का नंबर लग सकता है। इसीलिए हमारी पार्टी का प्रयत्न है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारे 4 एमपी चुनकर आते हैं, 4 एमपी या 3 एमपी चुनकर आते हैं तो हमारी पार्टी यहाँ भी रिकॉग्नाइज हो सकती है। तो अभी हमने तय किया है कि आने वाले 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको दिया था और उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही इस संविधान के सही आर्किटेक्ट है, इस है, क्योंकि उसमें बाबा साहब का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद उन्होंने 26 नवंबर एक दिन को ज्यादा महत्व देते कर 26 नवंबर एक दिन हर साल में संविधान दिन मनाया जाता है और स्कूलों में, कॉलेज में, सरकारी ऑफिस में और अलग अलग पार्टियां संस्था वो भी मतलब मनाती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को बहुत बड़ा महत्व देने का प्रयत्न किया है। तो ये 26 नवंबर ये दिन है, ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का दिन है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी गांव के बाहर रहते थे, जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्राइमरी स्कूल में सातारा में जब पढ़ते थे तो वो स्कूल के बाहर बैठ कर पढ़ाई की है, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विद्यापीठ में उन्होंने पढ़ाई की, लंदन स्कूल इकोनॉमी में उन्होंने पढ़ाई की और वो देश के संविधान के सही आर्किटेक्ट बन गए। तो इसीलिए वो जो दिन है ये दिन लखनऊ में मनाने का तय हमने किया है। और जो मतलब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो वृंदावन योजना जो है वहाँ पर बड़ा मैदान है, उस मैदान में कम से कम 1 लाख लोग जमा करने का हमारा प्रयत्न है और आने वाले 26 नवंबर को एक बड़ी रैली मतलब हमारी वहाँ होगी और इस रैली में रिपब्लिकन
लोकसभा में 816 या 850 सीटें बनाने का ये डिलिमिटेशन का बिल था। तो डिलिमिटेशन इनको क्या था, तकलीफ थी, मतलब महिलाओं के लिए 273 सीटें बढ़ा रही थी। हर राज्य की विधानसभा की सीट भी 33% बढ़ने वाली थी। और साउथ और नॉर्थ का झगड़ा था लगाकर उन्होंने साउथ वालों का सपोर्ट ले लिया और इस बिल को फेल करने का काम किया है। जिस तरह नॉर्थ की सीटें बढ़ने वाली थी उसी प्रोपोर्शनेट साउथ की भी सीट बढ़ने वाली थी। अभी नॉर्थ की सीट ज्यादा ही है। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश की 80 सीट है तो 80 सीट में 110 या 120 सीट होने वाली थी। तो इसी तरह हमारे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं तो कम से कम वहां 72 सीटें बनने वाली थी। और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, उनकी 59 सीटें होने वाली थी। तो हर राज्य में लोकसभा की विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली थी। लेकिन साउथ पर अन्याय है, इसी तरह की गलत भूमिका रखकर इन लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। इसीलिए मैं अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूँ कि समाजवाद जो है, समाजवाद महिलाओं को समर्थन करने वाला तो समाजवाद होता है। समाजवाद और आजकल अखिलेश यादव जी राहुल गांधी के चक्कर में है और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का महिलाओं का बड़ा नुकसान करने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमारे अच्छे मित्र है, उन्होंने लोकसभा में ज्यादा सीटें चुनकर आई, उनका अभिनंदन है। क्योंकि जनता ने जो भी कौल दिया है उसको हम स्वीकारते हैं और उनकी 37 सीटें चुनकर आई। मतलब हमारी सीट यहाँ 80 सीट में से कम 75 सीट आएगी ऐसा हमको अनुमान था। लेकिन बहुत कम सीटें मतलब बीजेपी की ऊपर आई। लेकिन ठीक बात है। तो इसीलिए लोग जो मैंडेट देते हैं, आज मैं वेस्ट बंगाल के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने 91.24% वोटिंग हुआ है। आजादी के बाद जो चुनाव 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें शायद 91 से ज्यादा परसेंटेज किसी राज्य में वोटिंग नहीं हुआ है। मैंने तो लोकसभा में मांग किया था कि 100% वोटिंग होना चाहिए, मतलब वहाँ कंपलसरी वोटिंग करने का कानून बनना चाहिए। ये भूमिका आरटीआई की तरफ से मैंने लोकसभा में रखी थी और आज भी मेरा कहना यह है कि हर आदमी का वोट वहाँ होना ही चाहिए, हर आदमी को वोट देने का अधिकार होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उसकी लिस्ट ठीक ठाक बनानी चाहिए। एक आदमी का नाम 2-2, 3-3 जगह पर नहीं होना चाहिए। जो डेथ लोग हुए हैं, जिनका मृत्यु हुआ है, उनके नाम वहाँ से हटाने चाहिए। और जो देश का नागरिक नहीं है, जो गलत पेपर देकर उन्होंने अगर नाम उसमें दर्ज किया होगा तो उसको वहाँ से हटाना चाहिए। तो इसी तरह मतलब, लेकिन हर आदमी को वोटिंग का अधिकार है। कुछ लोगों के नाम वोटिंग में नहीं आते, कुछ लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनका नाम ही नहीं होता है। तो वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने ध्यान देने की आवश्यकता है। जो वोट देना चाहता है या देना चाहता है मतलब देना ही चाहिए। तो हर आदमी को वोट देने का अधिकार जो है वो होना चाहिए, ऐसा हमारा इस संबंध में कहना है। और अभी तो वेस्ट बंगाल में माहौल ऐसा है कि ममता दीदी ने बंगाल को कंगाल किया है और हम बंगाल को सोनेर बंगला बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ बहुत ही जनता हमारे साथ बीजेपी के साथ है और वहाँ 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की चुनकर आएगी और वहाँ का मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। आसाम में हमारी सरकार आएगी, पांडिचेरी में हमारी सरकार आएगी और तमिलनाडु में भी हमारी सरकार आने की संभावना है। क्योंकि महिलाएं जो है, ये महिलाएं स्टालिन जी को वोट नहीं करेगी। अब ये डीएमके के नेतृत्व में बीजेपी और कई पार्टियां है, तो उन पार्टियों का जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस तमिलनाडु में भी चुनकर आएगा। और केरल में भी एक बार अभी एलडीएफ सत्ता में है, कभी एलडीएफ सत्ता में होती है, कभी यूडीएफ सत्ता में होती है, लेकिन केरल में भी मतलब परिवर्तन हो सकता है। वहाँ भी हमने ऐसा प्रचार किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर है। अब 1 साल के अंदर हम 3 नंबर पर जाएंगे, 3 साल के बाद हम 2 नंबर पर जाएंगे और एक दिन हम 1 नंबर पर आएंगे। तो 1 नंबर पर हम आएंगे, लेकिन 1 नंबर पर आने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा।
नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प हमारा बहुत विरोध कर सकते हैं, मतलब अभी अमेरिका नंबर 1 पर ठीक है, लेकिन अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। और इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी का 2047 का विजन है कि अपने देश को बहुत ऊंचाई तक हमें पहुंचाना है। इसी तरह मतलब हमारा काम चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में या उत्तर प्रदेश का गुंडा राज खत्म हो चुका है और गुंडाओं को सबक सिखाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। और जो राम मंदिर का इशू था अनेक सालों का, वो भी मतलब कोर्ट के आदेश के बाद सवाल हो चुका है। और इसी तरह मतलब अनेक सवाल जो है, यहाँ सवाल अनेक सवाल है। एक मेरे पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ मेरी मांग है कि गांव में जो दलित लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लोगों को, इस फैमिली को 5-5 एकड़ जमीन सरकारी या दूसरे लोगों से जमीन खरीद करके एक फैमिली को 5 एकड़ जमीन गांव में मिलती है, तो शहरों में आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी।